तो फ्रेंड्स आइए आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद नवीन पे स्वागत है। तो आज हम कल से थोड़ा आगे बढ़ेंगे। तो जैसे कि मैं कल आप लोगों को बताया था कि वाक्य वर्ड क्या है वर्ड क्या है यानी कि शब्द क्या है। तो उसके बारे में बताए थे कि अक्षरों का एक कंप्लीट यानी कि ग्रुप यानी कि पूरा समूह जो कि क्या करता है कोई अर्थ दे बिना अर्थ का नहीं, यानी कि अक्षरों का एक वैसा समूह जो पूर्ण अर्थ प्रकट करे उसे हम क्या कहेंगे शब्द कहेंगे। जैसे कोई भी अक्षर हम बताए थे जैसे कि मैंगो, आम, काउ, एलिफेंट, डॉग, मंकी, रेड, ब्लू, नीला या इटीसी जितना भी हो, तो ये सब टोटल क्या है यानी कि अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं वो कहीं न कहीं अक्षरों से मिलके बना है, तो उसका और कुछ न कुछ अर्थ हो, उसे हम क्या कहेंगे शब्द कहेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर इसी डिफिनेशन में आप देखिए ये भी एक क्या है शब्द है, अक्षर के मिल से मिला GROUP यानी कि 5 लेटर्स से मिलके बना है, तो इसे हम क्या कहेंगे शब्द कहेंगे। और ग्रुप मतलब समूह होता है, कोई अर्थ कंप्लीट कर रहा है। तो आइए हम उससे आगे आज थोड़ा बढ़ते हैं। तो शब्द हम समझ चुके थे शब्द किसे कहते हैं, तो आइए हम जानेंगे उससे आगे सेंटेंस क्या, सेंटेंस यानी कि वाक्य, सेंटेंस यानी कि वाक्य। तो अब इसका क्या डेफिनेशन हो जाएगा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या हो जाएगा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी कि क्या है वो शब्दों का समूह जो मैक्स विच मतलब जो मैक्स कंप्लीट मीनिंग यानी कि पूरा अर्थ निकालता हो यानी बनाता हो या देता हो। ठीक है, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस, दैट इज कॉल्ड एज सेंटेंस यानी कि कोई भी वो एक वाक्य कहलाता है। जैसे शब्दों का वैसा समूह जो शब्दों का वैसा समूह जो क्या करता है पूर्ण अर्थ बनाता हो या देता हो या निकालता हो, तो वह क्या कहलाता है सेंटेंस यानी कि वाक्य कहलाता है। तो फ्रेंड्स हम लोग इंग्लिश जान रहे हैं, लेकिन इंग्लिश में सेंटेंस को लिखने का कुछ नियम होते हैं। जैसे मैं इधर में आप लोगों को बताया है कि जैसे इंग्लिश सेंटेंस को लिखने के कुछ नियम, हिंदी में हम अलग तरीके से लिखते हैं, इंग्लिश में कुछ अलग तरीके से लिखते हैं। इंग्लिश में जब किसी सेंटेंस लिखेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट को बोलते हैं हम, यानी कि जो किसी कार्य को करता है। उसके बाद क्या आएगा, वर्ब आएगा यानी कि कार्य यानी कि क्रिया, यानी कि जो या तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में आ भी सकता है या मेन वर्ब के रूप में आ सकता है। इन सभी को डिटेल हम नेक्स्ट टॉपिक यानी जैसे प्रोनाउन आएगा या वर्ब आएगा उसमें हम कुछ बताएंगे। और सेंटेंस स्पेशल एक जब ट्रांसलेट के लिए सिखाएंगे तो उस टाइम भी हम आप लोगों को बताएंगे। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, यानी कि क्रिया का फल जिसपे पड़े उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। इसका शॉर्ट है सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि इंग्लिश में हम सेंटेंस को लिखने के लिए इस नियम का पालन करते हैं, लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं। हिंदी में जैसे मान लीजिए क्या है, वह आम खाता है, खाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है हिंदी के लिए ये सेंटेंस परफेक्ट है, लेकिन क्या इंग्लिश में हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते। इंग्लिश में हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते। वह का मान लीजिए आम है, सॉरी ही ईट, इट्स हो गया क्या, ओ सॉरी एक मिनट, जैसे वह का हो गया आपका ही, आम का हो गया मैंगो, ठीक है, खाना का हो गया ईट, एट्स यानी खाता है कहो तो कंप्लीट एट्स होता है। यहाँ पे हम अगर ऐसा लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। ये हिंदी में सही है, मगर इंग्लिश में सेंटेंस को लिखने के लिए एक अलग नियम का पालन हमको करना पड़ता है। तो आइए, तो हम कंप्लीट रूप से ये बोल सकते हैं सेंटेंस किसे कहेंगे, शब्दों का एक वैसा समूह जिससे एक कंप्लीट या कोई ना कोई अर्थ देता हो। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे सेंटेंस कहेंगे। जैसे आप देखिए, मैं अंग्रेजी क्या बोलता हूँ, ठीक है, ये एक हिंदी वाक्य है। तो इंग्लिश में जब हम इसको बनाएंगे तो इंग्लिश बनाने के लिए पहले हम क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, मैं बोल रहा हूँ, इसका आई हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद वर्ब आना चाहिए। क्या आना चाहिए, वर्ब आना चाहिए। बोलना ये मैं बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ, ये किसी पे इफेक्ट पड़ रहा है, किस पे इफेक्ट पड़ रहा है, भाषा पे। क्या बोलता हूँ, इंग्लिश बोलता हूँ। तो अगर मान लीजिए इसमें इंग्लिश हटा के हम बोल देंगे कि मैं किताब पढ़ता हूँ, यहाँ पढ़ना वर्ब हो जाएगा, लेकिन क्या पढ़ना, पढ़ने का फर्क किस पे पड़ रहा है, किताब पे। अगर पत्र पढ़ रहे हैं तो पत्र पे पड़ेगा, अगर बुक पढ़ रहे हैं तो बुक पे इफेक्ट पड़ेगा। पढ़ रहे हैं क्या चीज, बुक पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बोलना जो है मेरा क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा। तो सब्जेक्ट आ गया आई, बोलना क्या होगा, स्पीक। सेंटेंस को क्या करेंगे, यानी हम सही तरह से बताएंगे सेंटेंस। जब हम प्रॉपर ट्रांसलेट बताएंगे तो सेंटेंस में हम एक अलग से टॉपिक यानी वीडियो बनाएंगे जिसमें हम बताएंगे कब आई के साथ इज लगता है, आई के साथ एम लगता है, या ही के साथ आर लगता है। ये सब चीज बताएंगे
किसके साथ किस चीज का प्रयोग किया जाता है, ही के साथ इज या इज क्यों होता है, आई के साथ एम क्यों होता है, यू के साथ आर ही क्यों होता है, इज क्यों नहीं होता है। ये सब चीज हम जब सेंटेंस जब से हम आपको बनाने के लिए सिखाएंगे ट्रांसलेशन, तो उस टाइम हम आप लोगों को बताएंगे। तो यहाँ पे आप सिंपल समझिए कि शब्दों का समूह हम एक क्रिएट कर रहे हैं, जिससे हम कंप्लीट अगर मीनिंग देगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, शब्द कहेंगे। तो आई स्पीक क्या, इंग्लिश। एक बात आप लोग ध्यान में दीजिए, लैंग्वेज कोई भी लिखते हैं ना, उसका स्टार्टिंग लेटर्स जो है ना हमेशा कैपिटल होना चाहिए। हिंदी लिखिए या इंग्लिश लिखिए या उर्दू लिखिए, ठीक है, या कोई भी भाषा लिखिए, तेलुगु लिखिए, कोई भी भाषा, उसका स्टार्टिंग लेटर जो है ना हमेशा कैपिटल होगा। कभी भी आप लोग ऐसे नहीं लिखिएगा, या ऐसे कभी भी नहीं लिखना है, या ऐसा कभी होता ही नहीं। इंग्लिश कोई भी भाषा का स्टार्टिंग लेटर हमेशा क्या रहता है, कैपिटल रहता है, ठीक है, ये ध्यान दें। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ आई स्पीक क्या है, इंग्लिश, ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, मैं इंग्लिश बोलता हूँ, ये क्या है, सेंटेंस है। ये अगर सही अर्थ दे रहा है तो इसे हम क्या बोलेंगे, कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम इसे क्या बोलेंगे, सेंटेंस बोलेंगे। लेकिन उसी चीज को हम अभी गलत हम तरह से आपको यानी कि रॉन्ग, एक मिनट, यानी कि गलत जो हम बताए थे, जैसे आई इंग्लिश क्या स्पीक, तो देखिए यहाँ भी तो कहीं ना कहीं शब्द है, यहाँ भी शब्द है, तो ये भी एक शब्द का समूह है। लेकिन क्या ये सही है, ये कोई अर्थ दे रहा, आई इंग्लिश स्पीक, मैं अंग्रेजी स्पीक यानी बोलता, मैं अंग्रेजी बोलता, कोई मीनिंग ही नहीं दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या इसको शब्द यानी सॉरी सेंटेंस नहीं कहेंगे, ऐसी स्थिति में हम इसको क्या कहेंगे, सेंटेंस नहीं कहेंगे। तो सेंटेंस जो कंप्लीट मीनिंग दो, आई स्पीक मैं बोलता हूँ क्या इंग्लिश, मैं खाता हूँ, आई ईट क्या ए मैंगो, मैं एक आम खाता हूँ, मैं जाता हूँ कहाँ, स्कूल, आई गो टू स्कूल, मैं कहीं एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा, आई स्कूल गो टू दे रहा है नहीं, आई स्कूल गो टू। जैसे देखिए आई स्कूल गो टू, कोई मीनिंग ही नहीं है, शब्द का तो समूह है, लेकिन यहाँ पे कोई मीनिंग प्रकट नहीं कर रहा है। ऐसी स्थिति में ये नहीं होगा। तो इसका परफेक्ट क्या है, मैं स्कूल जाता हूँ, तो देखिए मैं स्कूल जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ इंग्लिश अगर सेंटेंस हम लिखेंगे तो इसका कुछ नियम है। पहले क्या है, सब्जेक्ट मैं, कौन स्कूल जाता है, मैं, तो आई कहाँ जाता हूँ, स्कूल जाता हूँ, तो जाना क्या होता है, पहले सब्जेक्ट के बाद वर्ब, तो पहले जाना आई गो, कहाँ टू, कहाँ पे जाता हूँ, स्कूल जाता हूँ। ये एक कंप्लीट मीनिंग, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये क्या कहलाएगा, सेंटेंस कहलाएगा। और सेंटेंस में अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं भी रहे तो चलेगा, लेकिन कम से कम सब्जेक्ट और वर्ब रहना चाहिए, ऑब्जेक्ट नहीं रहे तो चलेगा। कहीं कहीं आपको सिर्फ वर्ब से भी काम चलता है। जैसे कि देखिए, जैसे वली लिखते हैं गो, किसी को बोलते हैं ना कभी गो, वो भी एक सिंपल, ये बोलेगा कोई अगर सेंटेंस बोलने के लिए एक मात्र शब्द से शुरू, गो कम स्टैंड अप सिट डाउन, ये सब जो है सिंपल एक शब्द से मिलकर बना हुआ होता है। तो ऐसी स्थिति में हम इसको सिर्फ वर्ब से भी हम सेंटेंस का बोध कराते हैं, क्योंकि ऐसी सब सेंटेंस में क्या होता है, मेरा सब्जेक्ट यानी कि यू क्या रहता है, हिडन रहता है, ये क्या रहता है, छुपा हुआ रहता है, समझे ना, ये क्या रहता है, हिडन, ये क्या रहता है, छुपा हुआ रहता है। तो सेंटेंस के लिए कम से कम सब्जेक्ट वर्ब चाहिए, और ऑब्जेक्ट अगर नहीं भी रहे तो चलेगा, नहीं तो आ भी सकता है नेसेसरी, कम से कम क्या चाहिए, सब्जेक्ट और वर्ब। जैसे कि आई रीड, ठीक है, मैं पढ़ता हूँ, क्या पढ़ता हूँ वो अलग चीज है, लेकिन यहाँ तक तो कंप्लीट मीनिंग दे रहा है ना, आई रीड, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार से सेंटेंस है, ये कहीं ना कहीं मीनिंग दे रहा है। तो फ्रेंड्स सेंटेंस को एक बेहतर तरीके से हम और जब ट्रांसलेट जब सिखाएंगे आप लोग को इंग्लिश इंटू सॉरी हाँ हिंदी इंटू इंग्लिश में, तो वहां पे हम सेंटेंस को एक प्रॉपर तरह से किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे, कब क्या लिखने का एक तरीका है, तो वहां पे हम सिखाएंगे। लेकिन अभी आप लोग जानिए कि सेंटेंस शब्दों का वैसा समूह जो कुछ न कुछ अर्थ दे, उसे हम क्या कहेंगे, वाक्य यानी कि सेंटेंस कहेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कोई भी शब्द देख सकते हैं, इंग्लिश में लिखने का ये स्ट्रक्चर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में ये आप याद रखिएगा, कोई भी सेंटेंस इसी रूल पे बनेगा।
और एरर भी खोजना है तो इसी रूल से आपको कंडीशन मिलेगा। लेकिन और बाकी बात इसमें हम आगे भी बताएंगे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स आइए हम आज थोड़ा इससे और आगे जाते हैं, ठीक है। तो आइए अब हम जानेंगे फ्रेज क्या है फ्रेज, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं वाक्यांश, यानी कि वाक्यांश का अर्थ होता है वाक्यों का अंश। वाक्यांश मतलब वाक्यों का अंश, ठीक है। जैसे लेटर्स क्या है, शब्दों का अंश है, यानी कि इकाइयां। उसी प्रकार वाक्यांश मतलब वाक्यों का जो अंश हो। तो इसे हम देखिए जैसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि शब्दों का समूह विच मेक्स विदाउट कंप्लीट मीनिंग, विदाउट क्या कंप्लीट मीनिंग, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट। विदाउट कंप्लीट मीनिंग दैट इज कॉल्ड फ्रेज, दैट इज कॉल्ड अ फ्रेज। यानी कि अगर हम विदाउट को हटा दें तो ये कहीं ना कहीं सेंटेंस का क्या हो जाएगा, डेफिनेशन डेफिनेशन देगा। जैसे सेंटेंस का क्या डेफिनेशन था, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट मीनिंग, यानी कि शब्दों का एक वैसा समूह जो क्या करे, एक कंप्लीट यानी कि पूर्ण अर्थ हो, यानी कि पूर्ण अर्थ हो, या तो पूर्ण अर्थ निकालता हो या तो दे, तो उसे हम क्या कहते थे, वाक्य कहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या लगा दिया है, विदाउट यानी कि बिना, क्या कंप्लीट मीनिंग, यानी कि पूरा कंप्लीट मीनिंग नहीं हो, यानी कि अधूरा मीनिंग हो। क्या हो, अधूरा मीनिंग। जैसे हिंदी देखिए, शब्दों का एक वैसा समूह जो अधूरा अर्थ बनाता हो या देता हो या निकालता हो, वो क्या कहलाता है, फ्रेज कहलाता है। वो क्या कहलाता है, फ्रेज कहलाता है। यानी कि जो पूरा मीनिंग नहीं दो, कैसा दे, आधा मीनिंग दे, समझे, तो उसे हम क्या कहेंगे, फ्रेज कहेंगे। तो आइए एग्जाम्पल जैसे देखते हैं, राम एंड श्याम, क्या राम एंड श्याम आर क्या है, गुड, राम और श्याम क्या अच्छा है। तो लेकिन आप सिर्फ इस वाला भाग को बोलिए, ये वाला भाग को भूल जाइए, समझे, ये वाला भाग को आप ढक दीजिए। अब देखिए राम एंड श्याम, ऐसा नहीं है कोई अर्थ नहीं दे रहा, अर्थ दे रहा है इसमें। लेकिन आप बताइए राम और श्याम बोल के आपको अगर जैसे हम बोलेंगे मैं और आप, तो जरूर आप बोलिएगा सर आगे क्या होगा, आगे तो कुछ होगा ना। जैसे मैं बोलेंगे मैं और आप आज जाएंगे शॉपिंग करने, आप और आपके पिताजी आज चलेंगे यानी कहीं घूमने के लिए या जाएंगे। तो अगर कोई चीज को जोड़ रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं मीनिंग तो दे रहा है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, वाक्यांश। अगर किसी भी वाक्य को अगर आधा बोल के आधा छोड़ दिए तो अगला आदमी बोलेगा ना कि आगे बोलिए ना क्या है। तो वाक्यों का एक वैसा अंश जो कि अधूरा अर्थ प्रकट करे, वैसे हम क्या उसे क्या कहेंगे, वाक्यांश। जैसे यहाँ पे राम और श्याम तो बोल रहे हैं, उसके बाद अगर कुछ नहीं बोलते हैं तो इसका मीनिंग राम एंड श्याम चोर भी हो सकता है, राम और श्याम अच्छा लड़का भी सकता है, राम एंड श्याम क्या होता है, कोई बूढ़ा व्यक्ति भी हो सकता है, यानी कि कुछ भी। तो इसके बोलने से हमको पूरा मीनिंग तो नहीं लेकिन अधूरा मीनिंग होता है, तो आगे मेरा क्या करता है, कंप्लीट मीनिंग करता है। तो इसे हम क्या कहेंगे, फ्रेज कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, फ्रेज कहेंगे, ठीक है, इसे हम फ्रेज कहेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए ब्रेड एंड बटर, ये एक भोजन है, कंप्लीट भोजन है, वो सिंगुलर होता है, वो हम सेंटेंस में बताएंगे। ये हमें दो वो लग रहा है ना आपको, ये दो चीज है तो यहाँ पे आर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इज सही है, समझे। तो हम जब ट्रांसलेट बताएंगे क्योंकि ये दोनों मिलके एक भोजन की बात करता है। इज गुड यानी क्या है, एक अच्छा है, क्या फॉर हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, क्या रोटी एंड मक्खन। तो यहाँ पे अगर इन सभी को हम ढक देते हैं तो क्या ब्रेड एंड बटर, कुछ तो अर्थ आ रहा है ना, रोटी और मक्खन। ऐसा नहीं आगे तो कुछ और है वो अलग बात है, लेकिन ये तो पता चल रहा है कुछ अर्थ दे रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, फ्रेज कहेंगे, यानी कि एक अधूरा वाक्यांश, यानी कि एक अधूरा वाक्यांश यानी कि फ्रेज, ठीक है। अब नीचे देखिए ही इज अ गुड बॉय, ये तीनों मिलाइए, देखिए यहाँ पे देखिए ए हुआ, गुड हुआ और बॉय, ये तीनों भी मिलके एक फ्रेज का निर्माण किया। फ्रेज कहीं भी आ सकता है, तो शुरू में भी आए, वाक्य में भी, के अंत में भी आ सकता है। और फ्रेज कई प्रकार के होते हैं, तो हम फ्रेज स्पेशल जब चैप्टर आपको बताएंगे, जिसे भी नाउन पढ़ाएंगे, नाउन फ्रेज होता है जिसमें कि इसके पहले नाउन है तो आगे भी नाउन आएगा, एंड से पहले कोई भी क्या बोलता है, अगर एडजेक्टिव है तो आगे भी एडजेक्टिव आएगा, समझे। तो फ्रेज भी बहुत प्रकार का है, लेकिन आप पहले ही समझिए फ्रेज क्या, वाक्यों का अंश, ठीक है। तो यहाँ देखिए ही इज, वो है, यहाँ से तो कुछ और निकलता है, जैसे वो है, सही है, क्या है, तो आप बताइए ना, एक अच्छा लड़का है, वो एक डॉक्टर है, वो एक शिक्षक है ना, वो एक क्या बोलते हैं, यानी कि अध्यापिका, यानी कि कोई अगर स्त्री होगा तो अध्यापिका बोला जाएंगे उसे। तो ऐसी स्थिति में ये कम आधा अधूरा रहता है, लेकिन ये नहीं, ये तो शब्दों का नहीं है, ये वाला भाग होता है, ये तो सब्जेक्ट और एक्सोलरी है। तो ये प्रॉपर यानी कि शब्दों का समूह जो अधूरा वाक्य दे, वो है क्या है, एक अच्छा लड़का है, वो एक अच्छा लड़का है, ए गुड बॉय, क्या ए गुड बॉय, एक अच्छा क्या है, वो लड़का है, एक अच्छा लड़का है। यहाँ पे भी एक फ्रेज है। और जैसे देखिए प्लेइंग क्रिकेट, क्या
क्रिकेट खेलना, ठीक लग रहा है ना? ऐसा बात थोड़ी है हम ये जो बोले ये गलत मीनिंग है, नहीं, ये मीनिंग दे रहा है। क्रिकेट खेलना, पूछिएगा क्या है, अच्छा है या खराब है ना? आप ये माइंड में आपका अंदर आएगा। तो देखिए क्रिकेट खेलना, प्लेइंग ए क्रिकेट इज अ गुड एक्सरसाइज, एक अच्छा क्या है, एक्सरसाइज है। तो यहाँ पे ये मेरा क्या आ गया, फ्रेज हो गया। यहाँ पे देखिए ए गुड एक्सरसाइज, आप लोग अगर ये भी बोल सकते हैं, ये भी फ्रेज, ए गुड एक्सरसाइज यानी कि एक अच्छा व्यायाम है। पूछेगा ना एक अच्छा व्यायाम यानी कि एक्सरसाइज क्या है? अगर आपसे पूछेंगे एक अच्छा एक्सरसाइज क्या है, आप लोग पूछेगा सर क्या क्या हो सकता है? हम बोल सकते हैं दौड़ना, क्रिकेट खेलना, क्या किसी भी प्रकार का फुटबॉल, वॉलीबॉल या कोई भी गेम, या तो पढ़ना भी एक एक्सरसाइज हो सकता है, अच्छा व्यायाम, माइंड को रिलैक्स होने के लिए या माइंड को एक्टिव करने के लिए हम कभी कभी स्टडी करने से माइंड भी मेरा ग्रोथ होता है, ठीक है। तो और ये मत बोलिएगा कि सर फ्रेज ये सब्जेक्ट में है तो सब्जेक्ट कहाँ गया, अगर ये वाक्य, फ्रेज भी सब्जेक्ट बन सकता है, जैसे है ना फ्रेज तो सब्जेक्ट बना, कभी ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। तो कुल मिलाकर हम ये बोलेंगे फ्रेज वाक्यों का एक अंश है जो कि अधूरा मीनिंग देता हो। यहाँ एक अच्छा एक्सरसाइज, एक अच्छा व्यायाम है, क्या है, प्लेइंग क्रिकेट, समझे? तो अगर किसी एक फ्रेज को अगर बोल के हम छोड़ देंगे तो कहीं ना कहीं अंदर से एक फीलिंग आएगा कि आगे तो कुछ होगा, तो उसी को हम फ्रेज कहेंगे। और जिसको बोल के हमको फील नहीं आए, उटपटांग शब्द लिख दें, जैसे गुड आर, अगर यहाँ पे हम लिख दें गुड आर, ऐसा कोई फ्रेज या वाक्य या कोई सेंटेंस वर्ड ही नहीं लिखा जाएगा सही तरीके से, सिस्टमिकली तरह से। गुड आर क्या अच्छा है, कुछ नहीं। तो जिससे जैसे लिखेंगे आर गुड, ठीक है, क्या है अच्छा, तो कुछ बोलेंगे ना, जब बुआ या कैट या डॉग या इटी से। तो फ्रेंड्स आज हम जाने कि फ्रेज क्या है। तो अब आज हम तीन चीज जाने फ्रेज के बारे में, यानी कि सब फ्रेज स्टार्टिंग में भी आ सकता है, लास्ट में भी सकता है। और दूसरी चीज पहले जाने थे क्या, सेंटेंस। सेंटेंस क्या है, एक अक्षरों का, सॉरी शब्दों का वैसा समूह जो कंप्लीट मीनिंग देता हो। और वाक्यांश क्या है, फ्रेज कि एक अधूरा मीनिंग यानी कि वो कंप्लीट मीनिंग यानी कि आधा मीनिंग देता हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, फ्रेज कहेंगे। जो पूर्ण अर्थ दे उसे वाक्य कहेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास से, हम आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो ऑर्थोग्राफी कंप्लीट रूप से यहाँ खत्म हुआ। आप लोग इन सभी वीडियो को रिपीट से देखिए और ऑर्थोग्राफी को एक बेहतर, इतना ही आप लोगों के लिए काफी है, और इसी को देखिए और एक अच्छे तरह से समझिए। और अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताएं। तो फ्रेंड्स मिलेंगे हम अगले क्लास में।